गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप? ठीक ठाक? चलो, बहुत ही अच्छा है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब आज का टॉपिक नेम है क्षेत्रफल, मीन्स एरिया। कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया, क्षेत्रफल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल, मतलब एरिया। तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, आज हम लोग एरिया पढ़ेंगे? जी बिल्कुल, आप एरिया पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और समझिए आज हम क्या बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया। तो क्या कभी आपने एरिया कैलकुलेट किया है? क्या आप कभी क्षेत्रफल निकाले हैं? तो आपका जवाब होगा जी सर, बिल्कुल हम लोग कैलकुलेट किए हैं। पूरे मेंसुरेशन, मतलब गणित के क्षेत्रमिति में हम लोग केवल क्षेत्रफल ही तो निकाले थे। आप निकाले थे? बिल्कुल आप निकाले थे एरिया। जैसे आपने देखा था कि ये स्क्वायर है, ये क्या है? स्क्वायर है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और इसका हर एक भुजा है 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर। तो अगर हम आपसे पूछे इसका एरिया बताइए, तो आपने किया था ए स्क्वायर, मतलब 2 मीटर का स्क्वायर, और आपका आंसर हुआ था 4 मीटर स्क्वायर। और ये इसका था परिमाण। यही निकाले थे आप। चलिए, बहुत सुंदर। और आप बिल्कुल सही कैलकुलेट किए थे, बिल्कुल आपका कैलकुलेशन सही था। तो चलो फटाफट एक सवाल का जवाब दे दो कि क्षेत्रफल कैसी राशि है? क्षेत्रफल कैसी राशि है? तो क्षेत्रफल आदेश राशि है। आप यही कहने वाले हो। आपके अनुसार क्षेत्रफल आपके अनुसार क्षेत्रफल कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो आप कहोगे क्या आपके अनुसार बदल जाएगी? जी नहीं, मेरे अनुसार भी क्षेत्रफल अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। तो आप कहोगे कि फिर आपके पूछने का तात्पर्य क्या है? लग रहा है आप कुछ अलग करने वाले हैं या अलग सोच रहे हैं, अभी दिमाग में आपका कुछ चल रहा है। बिल्कुल सही। देखो, मैथ में हम लोग क्षेत्रफल को अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी मानकर पढ़ते थे, लेकिन फिजिक्स में इसको वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि माना जाता है। हो गई गड़बड़। मैथ में इसको स्केलर माना जाता है और फिजिक्स में इसको वेक्टर माना जाता है। अब रहा कि ऐसे कैसे होगा? आप तो स्टूडेंट हो साइंस के। अगर आपसे कोई पूछ दे, रोड चलते पूछ दे, स्टेशन पे बैठे हो वहां कोई पूछ दे, बस स्टैंड में पूछ दे कि एरिया कैसी क्वांटिटी है, तो अब सवाल ये उठता है कि हम फिजिक्स वाले जवाब दें या मैथ वाले जवाब दें। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल एरिया स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि है। लेकिन अगर किसी का सवाल यह होता है कि क्या एरिया वेक्टर हो सकता है, क्या क्षेत्रफल सदिश राशि हो सकता है, तो आप जवाब दोगे हाँ, क्षेत्रफल सदिश राशि भी हो सकता है। लेकिन कब? तो अगर आपको कभी किसी दिए गए क्षेत्र के किसी दिए गए सतह के सिर्फ एरिया का परिमाण चाहिए, क्षेत्रफल की मात्रा चाहिए, तो वहां पे एरिया स्केलर। लेकिन अगर किसी क्षेत्र का, किसी सरफेस का एरिया का परिमाण और डायरेक्शन यानी दिशा दोनों चाहिए, तो उस जगह पर हम लोग एरिया को वेक्टर मानते हैं। यानी एरिया को वेक्टर कब माना जाएगा? तो यदि किसी क्षेत्र के
यदि किसी सतह के क्षेत्रफल के परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत पड़ जाए तो क्षेत्रफल को हम लोग क्या मानते हैं, सदिश। यानी आज का टॉपिक है हम लोग का क्षेत्रफल सदिश। क्या टॉपिक है, क्षेत्रफल सदिश। मतलब एरिया वेक्टर। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया वेक्टर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया वेक्टर। जैसे आप यहां पे एक शेप देखे थे तो इसका परिमाण तो हो गया 4 मीटर स्क्वायर, लेकिन अगर हम कहें इसका एरिया आप कैसे लिखे थे, तो इसका एरिया आप लिखे थे कोई भी एक ए बी ले लीजिए और एक भुजा बी सी ले लीजिए। तो आपने लिखा था ए बी आई इंटू बी सी, यही लिए थे। अब क्या किए कि ए से बी जो आप भुजा ले रहे थे पार्टिकुलर डायरेक्शन है, तो निश्चित दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है, विस्थापन। और बी से सी भी एक निश्चित दिशा में है, तो इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, विस्थापन। तो ये दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, तो ये भी वेक्टर होगा। अब आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे भुजा गुने भुजा तो हम अपने मन से लिखे, तो क्रॉस की जगह हम डॉट भी ले सकते थे। तो ठीक है, डॉट आप ले सकते हो, लेकिन एंगल कितना है दोनों के बीच का, यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो अगर यहाँ पे आप डॉट लेके चलते तो आपका आता ए बी इंटू बी सी, आप cos 90, तो cos 90 जीरो हो जाता, तो फिर इसका एरिया जीरो होता। तो क्या इसका एरिया जीरो संभव है, नहीं, इसलिए यहाँ पे डॉट संभव नहीं है। समझे आप, एक बार फिर से सुनो। जैसे मान लो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे गुना आप क्रॉस अपने मन से लिए, चलिए हम लोग डॉट ले लेते हैं। तो डॉट लेते तो ऐसे लिखते हैं ना, ए बी वेक्टर और डॉट बी सी वेक्टर। तो जब इसको हम तोड़ते हैं तो ए बी मतलब क्या है, ए लिखते हैं ना, ए इंटू ए कॉस 90 डिग्री, क्योंकि कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस 90 का मान क्या हो जाता है, जीरो। तो क्या इसका एरिया कभी जीरो होगा, नहीं, इसलिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट संभव नहीं है। जब भी होगा तो कौन सा होगा, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म होगा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे होने वाला है। अब यहाँ पे बात करें हम, तो ये क्या हो गया आपका वेक्टर। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं हम, तो आप लिखते हैं ना मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इंटू फिर क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ बी सी वेक्टर, और फिर क्या लिखते हैं, साइन थीटा, तो यहाँ साइन 90 हो जाता है, और इंटू अगर मान लेते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, अभी फिलहाल लिख दे रहे हैं एकांक सदिश नॉर्मल एन का। तो ए बी का मान कितना है, ए, और बी सी का मान ए, साइन स्क्वायर 90 का 1, एन कैट के जगह ए और बी एक्स वाई, तो ए क्रॉस बी का जब हम लोग डायरेक्शन निकालते थे तो क्या होता था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के तल पे लंबवत, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो दिशा था वह किधर था, डायरेक्शन किधर था, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के तल पे लंबवत। तो यहाँ पे ए वेक्टर का दिशा क्या होगा, ए बी और बी सी के तल पे लंबवत। और ये जो शेप, ये जो फिगर बना है एक्स वाई समतल में अगर है, तो इसके लंबवत कौन होगा, जेड, और जेड को हम लोग क्या लिखते हैं, के का। तो यानी आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर के का। लेकिन ये पता नहीं है ना कि बाहर होगा कि अंदर होगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और माइनस के का। यहाँ पे दोनों ही डायरेक्शन आपका सही है। तो ये हुआ आपका एरिया वेक्टर। यहाँ पे क्या लिया हम, एरिया का सिर्फ परिमाण लिए, तो इसको बोलेंगे अदिश और इसको बोलेंगे सदिश। तो मैथ में जनरली मेंसुरेशन में इसकी आवश्यकता थी और अब फिजिक्स में इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आखिर परिमाण की बात करें तो यहां भी क्या था, ए स्क्वायर, और यहां भी कितना है, ए स्क्वायर, ये वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर क्या है, तो एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण दिए गए सतह के परिमाण के बराबर होता है और उसकी दिशा सतह पर लंबवत होती है। जैसे एक्स वाई था तो जेड है यानी के का। तो चलिए अब इसका लिखते हैं हम लोग परिभाषा, ठीक है। तो क्या लिखने वाले हैं, इसकी क्षेत्रफल सदिश की परिभाषा, ठीक है। तो चलो यहां पे देखते हैं
क्षेत्रफल सदिश मतलब एरिया वेक्टर। तो हमने क्या बोला था कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण दिए गए सतह के क्षेत्रफल के बराबर हो तथा दिशा सतह पर लंबवत हो। ठीक है, चलो इसको क्लियर करते हैं। मान लेते हैं यहां पे एक वृत्ताकार क्षेत्र है। यहां पे कैसा क्षेत्र है? एक वृत्ताकार क्षेत्र है। ये क्षेत्र जो हम लिए ये वृत्ताकार हो गया। तो और एक चीज और ले लेते हैं, इसका जो क्षेत्र का परिमाण है वह ए है। तो ये किसका, ये जो ए है ये क्या है? तो ए जो यहां पर दिख रहा है ये वृत्ताकार क्षेत्र, इसका ये एरिया है। यानी ये जो कलर पार्ट है ना, ये इसके एरिया को दिखा दिया। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल सदिश बनेगा यहाँ पे ए वेक्टर जो होगा, ए वेक्टर उसका परिमाण क्षेत्रफल के परिमाण यानी ये जो क्षेत्र है इसके परिमाण के बराबर होगा। ठीक है, यानी सतह के क्षेत्रफल के बराबर होगा और दिशा सतह पे क्या होगा? लंबवत होगा। तो यहाँ पे लंबवत आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, ये इस पे कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और ये जो है ये किसका दिशा है? ए वेक्टर का। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाहर की ओर ही होगा, मतलब यहाँ पे लंबवत होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण दिए गए सतह के क्षेत्रफल के बराबर यानी ए के बराबर होगा। ए वेक्टर का परिमाण कितना होगा? ए के बराबर होगा तथा दिशा सतह पर लंबवत हो। तो सतह पे लंबवत दो हो सकता है ना, जैसे मान लो ये है, तो ये देख रहे हैं आप, ये तो इस पे दो हो सकता है, एक ये, एक बाहर दिख रहा है और एक पीछे, यानी ऐसे दिख रहा है आपको। ये दोनों होगा ना, इधर भी ले सकते हैं लंबवत, इधर भी ले सकते हैं। तो ये भी आप ए वेक्टर ले सकते हैं या फिर आप ऐसे ले सकते हैं, ए वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे जो ए वेक्टर का वैल्यू होगा, इसलिए ए वेक्टर बराबर होगा ए आई इंटू एन कैप। हमने एन कैप इसलिए लिख दिया कि सदिश को लिखने के लिए परिमाण और दिशा दोनों चाहिए। तो ये तो परिमाण हो गया, और ये जो है लंबवत है ना, जहां एन कैप जो है ये क्या है? लंबवत, लंबवत एकांक सदिश है। ये क्या है? लंबवत एकांक सदिश है। ये कैसे आ गया? तो आप पहले पढ़े हैं ना, एकांक सदिश ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर। यानी किसी भी सदिश में उसके परिमाण से भाग देने पर क्या मिलता है? एकांक सदिश। तो यहाँ पे ए वेक्टर बराबर हम लिख सकते थे ना ए इंटू ए कैप। तो ए कैप क्या था? एकांक सदिश। और यहाँ एकांक सदिश क्या है? नॉर्मल है सतह पे, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है एन कैप। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, मान लो ये एक्स वाई एक सतह है, ये जो प्लेन लिए ये y हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये x हो गया। मतलब जो आपका सतह है वह x y हो गया और इस पे सपोर्ट है एक वर्ग है। क्या है भाई? एक वर्ग है। और इस वर्ग का नाम हम दे रहे हैं A B C D। अब हमको चाहिए इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल। और अगर ये भुजा A है, ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, वर्ग है तो स्पष्ट है सब भुजा बराबर होगा। और कोण जो है, प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। तो अगर हम ये कहें आपसे कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तो 8, 9, 10 का भी लड़का सिंपली इसका क्षेत्रफल बता देता कि भुजा स्क्वायर होगा। कितना होगा? तो बोलता सर भुजा स्क्वायर होगा, मतलब एरिया यहां हो जाता ए स्क्वायर। ये 10th का लड़का बता देता। तो ऐसा नहीं कि ये गलत बताया, ये किसका बताया वैल्यू? तो ये जो कलर पार्ट हम कर रहे हैं, जो कलर कर रहे हैं, ये इसके वैल्यू को बता दिया। यानी जो भी बच्चे बोले वो गलत नहीं बोले, ये जो कलर पार्ट है इसका एरिया इतना ही होगा। लेकिन अगर हम कहें आपके लेवल के अनुसार कि अब आप बताइए एरिया वेक्टर किधर होगा, तो हमने बोला था कि एरिया वेक्टर यहां पर लिखा हुआ है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण दिए गए सतह के क्षेत्रफल के बराबर। तो ये सतह का क्षेत्रफल कितना हुआ था? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लिख देंगे। अब लिखेंगे साथ में दिशा,
हो गया, तथा दिशा सतह पर लंबवत हो, तो इस सतह पे लंबवत चाहिए। तो आप ये सोच के बताओ कि ये कौन सा सतह है, एक्स वाई। तो एक्स वाई पर लंबवत कौन होता है, एक्स वाई पर लंबवत कौन होता है भाई, तो जेड एक्सिस। कौन एक्सिस, एक्स वाई पर लंबवत कौन होता है, तो जेड एक्सिस होता है। एक्स वाई पर लंबवत कौन होता है, जेड एक्सिस होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे जेड एक्सिस का एकांक सदिश होता है के का, लिख सकते हैं, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू माइनस के का। ठीक है, जब बाहर जम करेंगे तो ये होगा, जब अंदर लेंगे तो ये होगा। अब ये यहां पर मत कहिएगा कि सर ये दोनों में कौन सही है, ये दोनों सही है, आगे कंडीशन बताएंगे कि आप किसको लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जब सतह क्या है, द्विविमीय है, खुला है, ये खुला सतह है ना, इस पे कुछ भी कर रहा है आपको दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो ये जो सतह है ये कैसा है, द्विविमीय। तो द्विविमीय जो सतह है उसका दो दिशा होगा, सतह पर लंबवत होगा, लेकिन कितनी दिशाएं होगी, दो, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मान लो कि ये आपका हो गया y एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस, और ये आपका हो गया z एक्सिस, ठीक है। और इसमें एक सतह दिया हुआ है ऐसे, इस प्रकार से दिया हुआ है। ये A है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट जो है D है, ये पॉइंट D है। यानी जो इस बार क्षेत्र दिया गया है ना वो आयताकार है। कौन से शेप का है, आयताकार शेप का है। और इसकी जो लंबाई है L है और चौड़ाई इसकी B है। लंबाई कितना है, L है और चौड़ाई जो है B है। अगर इसका एरिया आपको निकालना है, इसका एरिया आपको इस बार निकालना है, तो ये जो पार्ट है ना, अगर इसका हम एरिया कहें तो एरिया हो जाएगा LB, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, बहुत ही मस्त कंसेप्ट है, सीख लो, आगे मजा आने वाला है। इसी कॉन्सेप्ट के कारण गॉस थ्योरम है, बहुत आसान लगेगा। गॉस थ्योरम का बहुत हौवा है ना, उसको हम लोग निकाल देंगे। गॉस थ्योरम के हौवा को हम लोग निकाल के उसको सिमट देंगे, मजा आने वाला है, ठीक है। एकदम जबरदस्त मजा आएगा, बशर्ते ये अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। और खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट के लिए। तो आप बोलोगे ओ सर हम लोग नहीं जानते थे, क्या यही सब पढ़ना होता है उधर भी? जी, जो +2 है, 11th और 12th जो है वह इंजीनियरिंग और मेडिकल का ही क्या है, बेस है। इसमें अगर थोड़े से क्वेश्चन को कंसेप्चुअल कर दिया जाए और इधर के रिजल्ट आपको याद है, देन यू क्रैक दैट एग्जाम, तो आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत बड़े एग्जाम नहीं होते हैं, बस ऐसे कंसंट्रेट करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे एरिया तो गया LB, लेकिन जब भी इसको वेक्टर कर दे, अब इसका डायरेक्शन चाहिए, तो आप ये बताओ कौन से प्लेन में है, XZ। तो जो XZ है इस पे लंबवत कौन होगा, XZ पे लंबवत कौन होगा, तो Y होगा। यानी दो अक्षों का जो एक समतल बनता है उस पे लंबवत तीसरा अक्ष होता है, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं J का, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं A वेक्टर इक्वल टू LB माइनस J का। समझ में आ गया भाई, बहुत भारी है ये। तो इसके दो मतलब, अगर ये ऐसे सतह है तो ऐसे भी ये संभव है, समझ रही, ऐसे भी संभव है और ये नीचे तरफ भी संभव है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। मान लो ये जो है Z है, ये X है और ये Y है, और इसमें ऐसे एक सर्कुलर क्षेत्र है, सर्कुलर ऐसे क्षेत्र है, और इसका जो रेडियस है ना वह R है, ठीक है। अब हमको चाहिए इसका एरिया वेक्टर,
तो पहले तो ये जो पार्ट है इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया हो जाएगा भाई, चूंकि त्रिभुज है तो त्रिभुज का एरिया कितना होता है? 4πr²? नहीं, कितना होता है? अच्छा ठीक है, ये नहीं होता, गलत बोल रहे हैं हम, आपको भुलवा रहे हैं। अच्छा भुजा स्क्वायर, और ये भी गड़बड़ है, ठीक बोला, ऐसे नहीं होता है। ये होता है त्रिभुज का, सॉरी वृत्त का एरिया होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब यानी ऊंचाई। अब करेक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना होता है? πr²। कितना होता है भाई? πr²। तो एरिया तक तो सही है, लेकिन जब ये ऐसे वेक्टर करेंगे, अब इसका डायरेक्शन चाहिए। तो ये वृत्त किस सतह पे है? XY, तो इसका परपेंडिकुलर Z होगा, और Z को क्या लिखते हैं हम लोग? k कैप, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग πr² माइनस k कैप। ठीक है, तो इतना में आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब तक जो समझा है वो समझ में आना चाहिए। अब आप करेंगे और नया चीज मिला, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, फिजिक्स में एरिया क्या है? वेक्टर है। फिजिक्स में एरिया को क्या लिया जाता है? वेक्टर लिया जाता है। आधा अधूरा कंसेप्ट लेके मत आ जाइएगा, आधा अधूरा कंसेप्ट लेके मत आ जाइएगा। जैसे लोग पिछले मेरे जो न्यूमेरिकल्स था उसमें कोई लड़का बोल रहा था कि दूरी आपका आंसर नेगेटिव आ गया, सर ये सही नहीं है। अरे भाई, अब 10 में आप नहीं हो, अगर कैलकुलेशन में दूरी निगेटिव आ गया तो उसको हम लोग मॉड लेके पॉजिटिव कर लेंगे, और डायरेक्शन जो था आपके लिए गए डायरेक्शन के क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बढ़ाइए, हम ही को ज्ञान मत देने लगिए। जैसे अगर आप कोई कैलकुलेशन किए, कहीं पे पॉइंट पे जंक्शन लिए और उसका दूरी निकालना है, आपने दूरी निकाला, निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि आप जिस डायरेक्शन में पॉइंट माने हैं उस डायरेक्शन में पॉइंट ना होके ठीक जितना दूरी है उससे ठीक उतना दूरी उसके अपोजिट चले जाइए, आपका आंसर सही हो गया। तो आप ये बिल्कुल सही कर रहे हैं कि दूरी निगेटिव नहीं होता, लेकिन चिन्ह परिपाटी का यूज तो कर ही सकते हैं ना, साइन कन्वेंशन। यहाँ पे भी अब तक अब एरिया स्केलर था, अब हम लिख दिए कि वेक्टर है। अब आप आगे कहोगे एरिया वेक्टर हो ही नहीं सकता, एरिया वेक्टर हो ही नहीं सकता। हो सकता है, कॉन्सेप्ट बढ़ाओ। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि इन सभी का कॉन्सेप्ट क्या हुआ। एक कॉन्सेप्ट यहां पे तैयार करेंगे, एक बार 2D यानी ओपन सरफेस के लिए, और एक बार 3D मतलब क्लोज सरफेस के लिए। वेट कीजिए। तो अब क्या हम लोग देखेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। यहां से एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट लेंगे हम। मजा आ रहा है ना आपको? बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है ना? चलो, और फिर एक बार कहेंगे, आप लेक्चर को, वीडियो को भगा कर मत देखिए, डाउनलोड करके मत देखिए। ठीक है, और आपसे ये जो आप पढ़ रहे हैं इसके पैसे अभी थोड़ी मांगे जा रहे हैं आपसे, तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखिए। स्क्रीनशॉट लिखने के बजाय, स्क्रीनशॉट करने के बजाय एक बार पहले वीडियो को पूरा देख लो, और उसके बाद जब दूसरी टाइम आप देखते हो तो उसको नोट करो। उम्मीद करते हैं कि आप ऑफलाइन क्लास से बेटर आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए आप देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया वेक्टर। तो इसमें दो केस बांट कर हम लोग पढ़ेंगे। पहला किसके लिए? द्विविमीय सतह। किसके लिए? द्विविमीय सतह के लिए, द्विविमीय सतह के लिए, यानी फॉर 2D सरफेस। और फिजिक्स में 2D सरफेस को यानी द्विविमीय सतह को खुला सरफेस बोलते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं ओपन सरफेस, खुला सतह या खुला सतह। ठीक है, बहुत मजेदार कंसेप्ट होने वाला है। तो आपने देखा, जैसे अगर कोई इस टाइप का शेप है, रेक्टेंगल शेप का, ऐसे, तो ये हमने ऐसे सरफेस रख दिया इस प्रकार से, यानी ये जो कॉपी है, कॉपी प्लेन जो है आपका, जो कॉपी प्लेन है उस पे परपेंडिकुलर है, यानी यहां पे बोर्ड पे ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब क्या करते हैं,
ये तो इसका एरिया हो गया, सतह हो गया, ये इसका क्षेत्रफल हो गया, ये ठीक है। अब अगर हम कहें कि इसका एरिया वेक्टर बताइए आप किधर होगा, तो इसके एरिया वेक्टर के दो कॉन्सेप्ट मिले, किधर किधर भाई, एक तो आपको बाहर की ओर मिला ए वेक्टर, और एक आपको मिला इधर अंदर की ओर एरिया वेक्टर। तो ये दोनों सही है यहां पे, यानी बाहर भी ले सकते हैं और अंदर भी ले सकते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा मान लो ऐसे है, सर्कुलर है, ये फिगर आप देख चुके हैं, मान लो ऐसे है, ये इसका एरिया हुआ, ये इसका एरिया हो गया। अब बात करते हैं एरिया वेक्टर का, तो इसका एरिया वेक्टर एक तो ऐसे हो जाएगा सतह पे, ये हो गया परपेंडिकुलर, ऐसे भी ले सकते हैं, यानी इधर भी ले सकते हैं और आप इधर भी ले सकते हैं, किधरों ले सकते हैं। तो ये तो एक निश्चित आकृति थी, जरूरी नहीं कि निश्चित आकृति हो, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, अब मान लो ये क्या है, 2D लिया, हम 2D लिया ना, ये 2D है, ये 2D है। अब इसके लिए अगर एरिया वेक्टर हमको निकालना हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी जो एरिया वेक्टर होगा ना, एक इधर होगा तो एक इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, यानी जो भी द्विविमीय सतह होंगे, यानी जो खुला सतह होगा उसके कितने एरिया होंगे, दो एरिया होंगे, कितने, दो एरिया वेक्टर होंगे। तो यहां पे आपका एक रिजल्ट मिला, यानी 2D सतह के लिए, 2D का मतलब समझ रहे हैं ना, द्विविमीय, 2D सतह के लिए एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर का दो दिशा होता है, दो दिशा होता है तथा दोनों सही है, यानी आप दोनों में कोई भी ले सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन अब जो है एक कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है, ये कब, ये तब सही है, दो दिशा होगा, दोनों सही है, लेकिन तब जब ये फ्री है, हवा में है और इस पे कोई क्षेत्र नहीं लगा है। अब क्या करेंगे हम कि इस पे एक क्षेत्र लगा देंगे, नोट, इसमें क्या करेंगे, एक क्षेत्र लगा देंगे। जैसे आपने ये लिया था, जैसे आपने ऐसे देखा था ना, यहां पर देख रहे हैं ना। अब मान लो ऐसे फील्ड है, ऐसे विद्युत बल रेखाएं पास कर रही है, ऐसे विद्युत बल रेखाएं पास कर रही है। ऐसे यहां पे इस तरह से विद्युत बल रेखाएं पास कर गया, उसमें ये पड़ गया। तो स्पष्ट था, आपने देखा था कि इसका जो हम लोग एरिया लिए थे वह कुछ इस प्रकार से था। इसका एरिया किधर लिए थे, एक जो एरिया था इधर था और एक एरिया हमने लिया था इधर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, और ये है विद्युत क्षेत्रफलता ई वेक्टर। ठीक है, तो अब बात है कि जब विद्युत क्षेत्र लग जाएगा तो यहाँ पे कौन सा एरिया लिया जाएगा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, फाई जब निकालेंगे तो होगा ई वेक्टर और डॉट ए वेक्टर, मतलब ई ए कॉस थीटा, क्या होगा, ई ए कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू पे डिपेंड करेगा, यानी जब विद्युत क्षेत्र के दिशा में एरिया वेक्टर लेंगे तो थीटा 0 डिग्री और वहां पे वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा ये,
लेकिन जब ही विपरीत लेंगे तो 180 डिग्री कोण बनेगा और वहां पे माइनस ही हो जाएगा। तो फिर वहां ये प्रश्न उठेगा, उठना स्वाभाविक है कि उस स्थिति में हम कौन सा एरिया वेक्टर लें, क्योंकि दिशा तो वहां पे दिशा के साथ उसका परिमाण बदल रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो जिस साइड में विद्युत क्षेत्र तीव्रता जा रहा है उसी दिशा के एरिया को कंसीडर करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है, क्यों नहीं, इसको आप याद रखिएगा कि जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र तीव्रता जाएगा और आपका सतह द्विविमीय है और वहां पे दो एरिया है, तो आपको वही लेना होगा जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र तीव्रता जा रहा है। इससे क्या होगा कि आपका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और जब पॉजिटिव और निगेटिव में चुनना होता है तो मनुष्य किसको चुनना पसंद करता है, पॉजिटिव को। अगर आपके साथ दो घटनाएं होने वाली है, अगर गॉड आए बोले कि तुम्हारे साथ दो घटना का ऑप्शन दे रहे हैं, एक तुम्हारे साथ सही कर दे यानी पॉजिटिव चीजें कर दे और एक तुम्हारे साथ गलत कर दे निगेटिव चीजें कर दे, तो मनुष्य का स्वभाव है बोलेगा कि हे भगवान, हे गॉड, हे अल्लाह, किधर कर दीजिए, मेरे पे जो आपका पॉजिटिव वर्क है वही कर दीजिए, मेरा पॉजिटिव वर्क कर दीजिए। निगेटिव लोग नहीं चाहते, इसलिए यहां पे हम लोग लेने वाले हैं, यानी ये डायरेक्शन को तो हम लोग कंसीडर करेंगे बट इस डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। इसी का यूज होने वाला है गॉस थ्योरम में। दोनों सही है, लेकिन विद्युत क्षेत्र में एक ही लेंगे और वो भी किधर वाला, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के दिशा में। तो अब आपका डाउट नहीं बनेगा, यानी यहां पे हम एक थ्योरी लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं, देखो यहां पे विद्युत क्षेत्र में द्विविमीय सतह का एरिया वेक्टर विद्युत क्षेत्र तीव्रता मतलब ई वेक्टर के दिशा में ली जाती है। तो मजा आ रहा होगा ना आपको, देख रहे हैं ना ये सब फिगर। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। अभी किसके लिए हुआ, 2D के लिए। अभी भी एक कॉन्सेप्ट बाकी है, किसके लिए, 3D के लिए। चलिए देखते हैं 3D। तो चलिए 3D देखते हैं। 3D आपको पता है ना, त्रिविमीय मतलब कैसा, मतलब घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, गोला हो सकता है, बेलन हो सकता है। तो त्रिविमीय का मतलब है जिसके अंदर की चीजें आपको नहीं दिखता है। जैसे रूम है तो हम लोग का जो कमरा होता है ना, बाहर से उसको घन या घनाभ आकृति का होता है। क्यों, जो डिब्बा आता है ना चप्पल जूता का, तो वो भी एक तरह का घनाभ शेप है। तो उस प्रकार का पहले हम आकृति बनाते हैं। देखिए यहां पे एक घन बना लेते हैं पहले हम। ठीक है भाई, अभी ये हमने स्क्वायर बना दिया। देखो अभी ये घन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, घन। ठीक है भाई, ये बन गया आपका क्यूब, यानी ये हो गया घन। आपको दिख रहा है, इसमें कुल 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6। जैसे आपका रूम है ना, तो 4 दीवारें हो गई और एक छत हो गया और एक आपका सतह हो गया जिसपे आप चौकी डालते हैं, खटिया डालते हैं। तो कुल सतह कितने हो गए, 6 हो गए। इसके भी 6 सतह होंगे। अब इसका एरिया वेक्टर देखते हैं। तो एक सरफेस आपका यहां पे आपको दिख रहा है, ये आपको दिखा। एक फेस हमने ये ले लिया, मतलब इस फेस को हमने कंसीडर कर लिया, ये ठीक है। तो अगर इसका एरिया वेक्टर देखे तो ये भी एक 2D है, एक आयत या वर्ग होगा। तो इसकी दिशा भी 2 होना चाहिए था। तो होगा तो 2 ही, जैसे एक ये होगा ए वेक्टर, ये सरफेस 1 के लिए हम लिख रहे हैं, इसको 1 सरफेस माने। और एक जो है ऐसे अंदर की ओर होगा, इसमें
घन के अंदर, तो क्या है ना, इसको नहीं माना जाता है, इसको नहीं लेना है। 3D के लिए जो होगा, बंद आकृति जो होगा, उसके अंदर के एरिया वेक्टर को नहीं माना जाता है, ठीक है। तो सिर्फ किधर लेते हैं, बाहर वाला। तो यही तो समझाना था, तभी तो हम आपको अलग से कॉन्सेप्ट लेके आए। तो इतनी जरूरत क्या थी एरिया वेक्टर पे लेने का। तो हमने मतलब जब बंद आकृति होता है तो वहां पे सिर्फ कौन सा लेते हैं हम लोग, बाहर वाला एरिया वेक्टर। जैसे एक और एरिया यहां पर हम ले लेते हैं, ये वाला आपको दिख रहा है, ये एरिया की हम बात कर रहे हैं। ये दिखा ना भाई आपको, ये जो ऊपर वाला है तो इसका भी एरिया वेक्टर जो है सतह पे परपेंडिकुलर ही होगा, बट यहां पे ऐसे होगा, ऐसे ऊपर की ओर लंबवत होगा, ऐसे, समझ गए। ये अंदर की ओर नहीं होगा। अगर यहीं पे हम ये वाला एरिया लेते, यहां भी है, इसको मैंने कौन सा पॉइंट बना था, दूसरा एरिया लिया था। अब यहां पे हम तीसरे एरिया की बात करें, तीसरे सरफेस की बात करें, तो इसका भी एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा, अंदर की ओर नहीं होगा, समझ रहे हैं। यहां पे एक और है, देखो यहां पे फेस एक है, इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। ये वाला, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, ये चौथा फेस। आखिर दो फेस कौन नहीं दिखा, तो एक जो अंदर की ओर है और एक जो ये बाहर की ओर, ऐसे। ये जो बाहर वाला है ना, ये वाला, ये वाला, ये बाहर वाला और एक अंदर वाला, उसको फिगर हम नहीं बना सकते या हवा में आ जाएगा। तो कुल 6 फेस होते हैं, समझ गए ना आप। तो इस तरह से होगा, यानी घन या घनाभ हो, यानी बंद आकृति के लिए एरिया वेक्टर किधर लेना है, बाहर की ओर लेना है, ठीक है। अब मान लो यहां पे हम एक ले रहे हैं, आपको पता चला क्या बना रहे, चल गया होगा पता। ये हो गया आपका सिलेंडर, ठीक है, मतलब बेलन, और ये हो गया इसका वृत्ताकार एरिया। और यहां पे एरिया वेक्टर जो होगा आपका अंदर की ओर नहीं होगा, ये ऊपर की ओर होगा। एक वृत्ताकार एरिया यहां पे है और इसका एरिया वेक्टर ये होगा, ठीक है। और एक जो है ऐसे पूरा ऐसे राउंड होता है, राउंड। तो यहां पे अगर एरिया हम लेते तो इसका एरिया वेक्टर इधर होता, और अगर इस साइड लेते तो इसका एरिया वेक्टर इधर होता है, यानी हमेशा सतह पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है सर, ये तो समझ गए हम लोग कि जब बंद आकृति होगा तो एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की ओर लेना है। अगर वही खुला सतह है, 2D है, तो एरिया उसका 2 होगा, दोनों सही है। लेकिन विद्युत क्षेत्र में उसमें कॉन्सेप्ट मिला था कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता के दिशा वाला ही लेंगे एरिया वेक्टर। अब इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो यहां पे भी एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको, नोट। त्रिविमीय आकृति के लिए, यानी त्रिविमीय सतह के लिए, त्रिविमीय सतह के लिए एरिया वेक्टर पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता मतलब ई वेक्टर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात एरिया वेक्टर का दिशा ज्यों का त्यों, मतलब जैसा था वैसा ही रहता है। तो इसका तो एक ही दिशा है ना, बाहर की ओर, अंदर की ओर तो है नहीं। तो विद्युत क्षेत्र में रख दो या कहीं रख दो, इस पे विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अगर इसमें हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई भी कर देंगे ना, तो अगर विद्युत क्षेत्र अप्लाई भी कर देंगे, जैसे मान लो ऐसे विद्युत क्षेत्र में अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो अगर विद्युत क्षेत्र भी अप्लाई कर देंगे तो इस एरिया के चलते जो इधर डायरेक्शन है इधर ही हम लेंगे और उधर वाले एरिया का उधर ही लेंगे।
मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता के साथ डायरेक्शन को बदलने वाले नहीं थे। वहीं पे 2D में क्या होता था ना, हम लोग बदल देते थे। जैसे यहां पे ऐसे मान लो, ये जो कर रहे हैं आप मत कर कीजिएगा ना, तो जो आपका फिगर है ना गंदा हो जाएगा, फिर उसको देखने का भी मन नहीं करेगा। ये आप मत कीजिएगा, ये सिर्फ हम कर रहे हैं। इसके पहले जो था साफ सुथरा उसी तरह आप रखिएगा, ठीक है, समझने के लिए हम बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये ई वेक्टर इधर हो गया, तो ई वेक्टर जब इधर हो गया, इस साइड की वजह से जब फ्लक्स निकालेंगे तो यहां पे हो जाएगा ई ए cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। लेकिन जब इस एरिया के लिए निकालेंगे तो वहां पे हो जाएगा 180 डिग्री। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये अब इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले विद्युत फ्लक्स। और आपको एक बार बता दे कि एरिया वेक्टर में हम लोग द्विविमीय के लिए देखें कि 2 दिशा होगा, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के दिशा वाला ही कंसीडर किया जाएगा, उसके विपरीत दिशा को हम लोग नहीं लेंगे। और त्रिविमीय आकृति यानी बंद आकृति के लिए दिशा पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसकी दिशा अंदर की ओर नहीं होती है, एरिया वेक्टर हमेशा उसके लिए बाहर की ओर होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए अब इजाजत। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपको अगर पढ़ाई समझ में आ जाता है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही।